Hello everyone, myself Arpita, your botany ma'am. So today I will be discussing your Megastatic 1 questions of MIG-RAFEL batch. So let's begin with the first question. First question is, prophase 1 of meiotic division is typically longer and more complex. It is subdivided into 5 phases on the basis of which of the following is the correct answer? Correct answer will be on the behavior of the chromosomes. This is the direct question from your NCERT. You can check out NCERT line. Okay. It is direct from NCERT. As we know, prophase 1 is longer in meiosis as it is divided into several phases like leptotene, zygotene, pectine, diplotin and then the dikinesis. So these 5 phases are based on the behavior of chromosomes. So option number 2 will be your correct answer. Move on to the next question. Question number 102. Mark incorrect statement. You need to mark the incorrect statement. Always remember student, always read the question properly. Because sometimes क्या होता है ना, दिमाग पे इतना सारा प्रेशर डालते हो, प्रेशर डालने के बाद क्वेश्चंस पे मिस्टेक्स हो जाता है. इनकरेक्ट की जगह तुम सोचते हो कि करेक्ट बताना है, तो यहाँ पे गड़बड़ हो जाता है. तो देखना क्या लिखा है, तुमको इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढ के निकालना है. फर्स्ट क्वेश्चन बताया है, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? मियोसिस इन्वॉल्व्स ओनली अ सिंगल साइकिल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन. यस, इट इज करेक्ट. डीएनए रेप्लिकेशन एक ही बार पे होता है जो कि एस फेज में होता है. 4 haploid cells are formed at the end of meiosis 1. No. meiosis 1 पे 2 सेल फॉर्म होता है, whereas meiosis 2 पे 4 सेल फॉर्म होता है. तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत हो गया है. Mitosis occur usually restricted to diploid cells only. This is also correct. In yeast, cell cycle take about 90 minutes. तो ये तो करेक्ट ही है. तो हमें क्या निकालना था? इनकरेक्ट स्टेटमेंट. तो हमें क्या दिख गया? इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है? ऑप्शन नंबर बी. यानी यहाँ पे क्या लिखा है? ऑप्शन नंबर 3, दैट इज ओनली बी. ठीक है, तो आई होप सभी ने इसको करेक्टली लिखा है. तो दिस इज द करेक्ट आंसर. सी द नेक्स्ट क्वेश्चन 103. अ सिंगल ह्यूमन सेल हैज अप्रोक्सीमेटली dash long DNA thread distributed among its dash chromosomes. So we know the length of DNA is 2 meter. Approximate क्या होता है? 2 मीटर होता है, जो कितने क्रोमोसोम पे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं? 46 क्रोमोसोम्स. तो क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर 2, राइट. सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. The following questions from question number 104 to question number 108 are based on this diagram. तो हमें देखना है इस डायग्राम पे क्या क्या लेवलिंग दिया है. ये डायग्राम तुम लोग देख सकते हो, कंप्लीट एनसीईआरटी डायग्राम ही है. इट इज एनसीईआरटी डायग्राम, तुम लोग चेकआउट कर सकते हो एनसीईआरटी बुक से. अभी हमें देखना है कि यहाँ पे जो लेवलिंग दिया है ए बी सी डी ई, ये सब क्या है. तो हम लिखते हैं ए हो जाएगा क्या? G1 फेज, बी हो जाएगा S फेज, सी हो जाएगा G2 फेज, डी हो जाएगा M फेज एंड ई हो जाएगा G0 फेज. राइट, सही, सभी ने यही लिखा है, राइट. अभी हमें लिखना है क्वेश्चन नंबर पे क्या देखा 104 पे, डीएनए रेप्लिकेशन ऑकर्स इन डैश फेज. देखो फेज का नाम नहीं लिखा है, बट यहाँ पे लेबलिंग क्या है. तो तुम्हें देखना है कि डीएनए रेप्लिकेशन होता क्या है. हमें पता है डीएनए रेप्लिकेशन कौन से फेज पे होता है? एस फेज पे, यानी कि सिंथेसाइज फेज पे. तो यहाँ में से सिंथेसाइज फेज कौन था? दैट इज बी. तो यानी ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, दैट विल बी बी. करेक्ट लिखा है सभी ने? ओके. नेक्स्ट, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. डीएनए रेप्लिकेशन ऑकर्स इन, अच्छा ये तो सही है, ये तो सेम क्वेश्चन ही है, तो ऑप्शन नंबर 2 ही होगा. 105 देखो. ओके, ड्यू टू प्रिंटिंग मिस्टेक्स आई हैव नॉट टाइप दिस क्वेश्चन हियर. सो द क्वेश्चन वाज chromosomes appear in, this is question number 105. You can check your question paper. In which phase?
Option number 1 B, option number 2 D, option number C, or option number 3 is C, and option number 4 is E, right? This is the correct question. Now the question is, you can see here, chromosome appear in which phase? Now, from this figure you can see, always remember, the chromosomes are appear only during the mitosis or M phase. So, M phase have two phases, you know, karyokinesis and cytokinesis. So, answer will be prophase. Always remember, it will be prophase. And since here the M phase are written in option number D, this D, so correct answer will be this one. Okay. So, chromosome appear in which phase? Always remember, it should be prophase. It should be prophase. Okay. And prophase belongs to which phase? It is the mitotic phase, or we can say M phase. Right? I hope you have understood. So, option number 2, that is D, that means M phase will be your correct answer. Move on to the next question. Heart cells are found in dash phase. This is also directly from your NCERT textbook. Heart cells are found in which phase? That is the G0 phase or quiescent stage. So, correct answer will be E. E is G0 phase, right? Correct? Okay. See the next question. Quiescent stage. Already just now I have told you quiescent stage is the G0 stage, and G0 stage is labeled in which this one is the correct answer, that is option number 4. Okay. See the next question. Centriole duplicates in which phase? We know centrioles are present only in the animal cell and it duplicates in the synthesize phase. Synthesize means S phase, and S phase was given in label B. So, option number 1 will be your correct answer. Okay. So, have you done it correctly? Option number 1 will be your correct answer. So, these questions are completely based on this figure. You just have to correctly label the diagram first and then accordingly you can solve the questions. Questions तुम लोगों को आ जाएगा. तुम्हें क्या करना है? याद करना है इस फिगर को जो एनसीईआरटी पे ऑलरेडी दिया हुआ है. तो इस फिगर पे जो जो लेबलिंग दिया है उसके बेसिस ही ये सारा क्वेश्चंस ऑलरेडी तुम लोगों को बताया गया है. तो ये वाला हो जाएगा करेक्ट आंसर. डन. ओके. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा है. If there are 14 chromosomes in each root cell of onion, then what will be the number of chromosomes in G2 phase and G1 phase respectively? So student, for this question you need to know different phases of the cell cycle. We know the cell cycle comprises of two phase, interphase and M phase, right? Let me write it here. Cell cycle comprises of two phase, interphase and the M phase, right? Interphase comprises of G1, S phase and the G2 phase, right? We all know about this thing. Now, here the chromosome number of onion is already given. It is 14 chromosomes, right? 14 chromosomes. Now, the question is what will be the chromosome number in G2 and the G1 phase? As we know, the number of chromosome in G1 and G2 phase will remain equal. Always remember, in the S phase, in the synthesize phase, DNA replication will take place, due to which there will be sister chromatid. There will be development of the sister chromatids. If, let me draw it here, if in the G1 phase, the chromosome is this, like this, having one chromatid,
in the S phase or G2 phase, it will become like this. Okay, they will have a sister chromatid, but the number of chromosome will remain same. It will not get double. In your NCERT only, it is written only the amount of DNA will get double, but the number of chromosomes will remain same, right? So definitely, what will be your answer? 14 chromosomes in the root of onion. So in the G1 and G2 phase, the chromosome number will remain same. It will be 14 chromosomes. So 14, this will be the correct answer. सेम ऐसे ही प्रकार के और एक क्वेश्चन भी आ सकता है. मान लो क्रोमेटिड्स क्या है अगर पूछते, तब तुम बताते कि क्रोमेटिड्स यहाँ पे डबल हो गया है, बट क्रोमेटिड्स यहाँ पे डबल हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि क्रोमोसोम का नंबर भी चेंज हो गया है. क्रोमोसोम का नंबर तो सेम होता है, बट डीएनए जो होता है वो उसका अमाउंट बढ़ जाता है, जिसके वजह से क्या हो जाएगा, जिसके वजह से तुम्हारा सिस्टर क्रोमेटिक एक फॉर्म हो जाता है, राइट? सो ऑप्शन नंबर 3 विल बी योर करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 109. See the next question 110. During poleward movement of chromosomes in anaphase, centromere of each daughter chromosomes face towards. देखो ये जो क्वेश्चन है कंप्लीटली एनसीईआरटी के डायग्राम से ही तुम लोग देखोगे, एनसीईआरटी डायग्राम ही देख सकते हो कि सेंट्रोमियर जो होता है वो किस तरफ फेस करते हैं. इफ यू सी डायग्राम, ये तो हो गया है हमारा सेल, यहां पे होता है सेंट्रियोल्स, राइट? दिस इज द सेंट्रियोल्स. अब क्रोमोसोम्स जो होता है, एक होगा इस तरफ, एक हो जाएगा इस तरफ, ऐसे, राइट? तो जो सेंट्रोमियर होता है वो किसके तरफ फेस कर रहा है? पोल की तरफ, राइट? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1. ऑप्शन 1 विल बी योर करेक्ट आंसर, पोल. ठीक है, इट इज रैंडम, समटाइम टुवर्ड्स पोल एंड समटाइम टुवर्ड्स इक्वेटोरियल प्लेट. ये नहीं होगा. तुम लोग एनसीईआरटी का लाइन चेक कर सकते हो, यहाँ पे मैं लिख के दे रही हूँ, तुम लोग एनसीईआरटी का लाइन देखो, वहां पे तुम लोगों को मिल जाएगा. सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन इज match the column with column 2 and choose the correct options combinations from the following. ठीक है, तो अभी देखो WBC हमें पता है it will be amoeboid shape. Mesophyll is round and oval, and red blood cell round and biconcave, नर्व सेल ब्रांच्ड एंड लॉन्ग. ये कंप्लीटली कौन से चैप्टर से दिया है तुम लोगों को तो पता ही चल गया होगा. सेल द यूनिट ऑफ लाइफ. फिगर देखो 8.1, फिगर 8.1 पे सारा किस्सा यहां से लिखा हुआ है. तो क्या हो जाएगा आंसर? आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4. ठीक है, तो समझ में आ गया कैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं. हमें सब दिखना होगा. एनसीईआरटी पे जो भी फिगर है, जो भी ब्रैकेट पे जो भी लिखा होता है, हमें सब पढ़ना होता है. ठीक है, डन. सी द नेक्स्ट क्वेश्चन 112. द ऑर्गेनिज्म शोन इन फिगर हैव द साइज ऑफ. अब ये जो फिगर है ये भी सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का ही है. तो यहाँ पे इट इज अ टिपिकल बैक्टीरिया. ये फिगर जो दिया है ये टिपिकल बैक्टीरिया का दिया हुआ है. तो यहां से तुम्हें बताना है कि इसका साइज कितना है. तो क्या हो जाएगा? 1 to 2 माइक्रोमीटर. सो ऑप्शन नंबर 3 विल बी योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. आइडेंटिफाई करेक्टली द लेबल्ड क्रोमोसोम्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन. तो फर्स्ट जो हमें दिखाई दे रहा है सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, जिसे हम लोग सैटेलाइट भी बोल सकते हैं. तो ये हो जाएगा सैटेलाइट. नेक्स्ट जो टू लेवल है वो क्या होगा? शॉर्ट आर्म. शॉर्ट आर्म को हम लोग पी भी लिखते हैं.
ठीक है, स्मॉल पी, पी का मतलब हो जाता है पेटाइट, मतलब शॉर्ट, जिसका साइज शॉर्ट होता है, शॉर्ट आर्म। 3 हो जाएगा सेंट्रोमियर, एंड 4 हो जाएगा लॉन्ग आर्म। ठीक है, लॉन्ग आर्म को बोला जाता है क्यू। ठीक है, क्यू से कुछ फुल फॉर्म नहीं होता है, पी के बाद क्यू आता है, इसीलिए पी तो मतलब समझ गए, पेटाइट मतलब शॉर्ट, और क्यू मतलब लॉन्ग, मतलब उसके बाद अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे पी और क्यू लिख के दिया है। ठीक है, तो यहां से हमें अभी देखना है क्या हो जाएगा, सैटेलाइट, शॉर्ट आर्म, सेंट्रोमियर एंड लॉन्ग आर्म। सो ऑप्शन नंबर 2 विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, सभी ने करेक्ट किया होगा ये। अभी किसी किसी को डाउट हो सकता है, मैम ये तो लॉन्ग आर्म हो सकता है, शॉर्ट आर्म क्यों? देखो एनसीईआरटी डायग्राम देखो, एनसीईआरटी का डायग्राम देखना वहां पे, और ये वाला अच्छी तरह से तुम लोग देखोगे, ये वाला जो पोर्शन है, नीचे वाला जो आर्म है, इट इज ए लॉन्ग आर्म। ठीक है, तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 114। The question is, which part of ovule store abundant food reserves? तो ये तो काफी इजी सा क्वेश्चन है। कहाँ पे रिजर्व मटेरियल्स रहते हैं? न्यूसेलस पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, pollen grains remain preserved as fossil due to the presence of which layer? हमें पता है pollen grains के 2 लेयर होते हैं, एक्साइन जिसपे होता है क्या, स्पोरोपोलिनिन, इंटाइन जिसपे होता है सेलुलोज एंड पेक्टिन। तो स्पोरोपोलिनिन की वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं, पोलन ग्रेन्स को फॉसिल्स के हिसाब से काफी समय भर स्टोर कर सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा एक्साइन। एक्साइन पे क्या होता है, स्पोरोपोलिनिन, स्पोरोपोलिनिन। और इंटाइन तो हमें पता ही है, पैक्टोसेलुलोज भी बोलते हैं इसे। यानी पेक्टिन एंड सेलुलोज। ये भी एनसीईआरटी का ही लाइन है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, मैच कॉलम 1 विथ कॉलम 2। फिर से मैच द फॉलोइंग। साइलोप्सिडा, अच्छा ये सारा क्या दिया है बताओ जरा। ये सारा है क्लासेस ऑफ टेरिडोफाइट्स, सारा टेरिडोफाइट्स का क्लासेस है, और ये सारा एग्जाम्पल है एनसीईआरटी प्लांट किंगडम चैप्टर पे टेरिडोफाइट टॉपिक के एकदम लास्ट लाइन पे तुम लोग देख सकते हो, 4 क्लासेस का नाम दिया हुआ है, उसके साथ साथ एग्जाम्पल। तो क्या हो जाएगा, साइलोप्सिडा, साइलोटम, लाइकोप्सिडा का लाइकोपोडियम भी होता है, सिलाजिनेला भी होता है, तो सिलाजिनेला दे दो। फिनोप्सिडा हो जाएगा इक्विसिटम, टेरोप्सिडा हो जाएगा एडियंटम। तो क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट लिखा है सभी ने। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैच। अभी हमें बताना है कि इसमें से कौन सा करेक्ट मैच होता है। पहला क्वेश्चन दिया है जिम्नोस्पर्म सेड्रस्पाइनस सिक्वा, एंजियोस्पर्म वुल्फिया। अच्छा, तो हम समझ गए, क्वेश्चन में दिया है यहाँ पे प्लांट के ग्रुप्स बता रहे हैं, उसके साइड पे कुछ एग्जांपल्स बता रहे हैं। तभी देखो जिम्नोस्पर्म पे सेड्रस तो हमें पता है इट इज ए जिम्नोस्पर्मिक प्लांट, पाइनस भी होता है, सेक्वा तो टॉलेस्ट रेडवुड ट्री पता ही है, तो ये तो करेक्ट ही है। फिर भी हम लोग देखते हैं बाकी का ऑप्शन, एंजियोस्पर्म वुल्फिया, यूकैलिप्टस फिर से दे दिया सेक्वा, सेक्वा तो जिम्नोस्पर्म्स होता है, तो ये तो डेफिनेटली एंजियोस्पर्म तो करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट है। ब्रायोफाइट पे पॉलीट्रिकम, पॉलीसाइफोनिया, स्फेग्नम। पॉलीसाइफोनिया क्या था, रेड एल्गी था, तो ये ब्रायोफाइट्स पे क्या कर रहा है, तो इसको काट दो। टेरिडोफाइट्स इक्विजिटम, जिंको एंड एडियंटम। जिंगो तो क्या था, जिंगो इज ए लिविंग फॉसिल ऑफ जिम्नोस्पर्म, तो ये हो जाएगा इनकरेक्ट। तो डेफिनेटली करेक्ट मैच बताना है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। सही किया ना सभी ने।
इजी है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन, एनसीईआरटी बेसिस है, दिमाग लगाओ, आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखो, मैच लिस्ट वन, फिर से मैच द फॉलोइंग। तो मैच द फॉलोइंग पे देखो, अभी यहाँ पे दिया है, ये तो कंप्लीट चैप्टर है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, और मॉर्फोलॉजी के चैप्टर पे हमें पता है, तुम लोग ने देखा भी है, 2023 पे भी काफी सारा क्वेश्चन आया है ना, एग्जाम्पल से काफी सारा क्वेश्चन आता है। तो अभी हमें बताना है कि वैक्सिलरी जो एस्टिवेशन होता है उसका एग्जाम्पल क्या होगा, हमें पता है इट विल बी पी, पी होगा, करेक्ट है। नेक्स्ट इपीपेटलस, इपीपेटलस क्या हो जाएगा बताओ, इपीपेटलस क्या हो जाएगा, ब्रिंजल। इपीफाइलस क्या हो जाएगा, लिली। पेरिगाइनस, पोजिशंस ऑफ द ओवरी, पेरिगाइनस क्या हो जाएगा, पीच, प्लम एंड रोज, है ना। तो क्या हो जाएगा बताओ, 3, 1, 4 एंड 2, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाता है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, recombination between homologous chromosome is completed by the end of, ये तो काफी इजी है, पैकाइटिन। एनसीईआरटी लाइन देखो, एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन हमें पढ़ना है, इसी के वजह से पढ़ना होता है क्योंकि यहां से क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है। तुम लोग देखना, एनसीईआरटी पे लिखा है रिकॉम्बिनेशन बिटवीन homologous chromosome is completed by the end of Pachytene stage। रिकॉम्बिनेशन हमें तो पता ही है, मतलब जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज, जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज कौन से फेज पे होता है, कितने कौन से फेज पे एंड हो जाता है, दैट विल बी Pachytene stage। सो ऑप्शन नंबर 1 विल बी योर करेक्ट आंसर। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, फीमेल सेक्स ऑर्गन ऑफ ब्रायोफाइट इज, ये भी डायरेक्टली एनसीईआरटी लाइन, एनसीईआरटी से लाइन देखना, बट दो एनसीईआरटी पे फिगर ड्राइंग नहीं किया है तो मैं यहाँ पे फिगर थोड़ा दे के रखियो। देखो यहाँ पे ऐसे होता है, ठीक है। तो ये तो मैं ऑलरेडी क्लासेस पे कराती हूँ। सो दिस इज द नेक कैनल सेल, एनसीसी, दिस वन इज द वेंटर कैनल सेल एंड दिस इज द एग सेल। ये होता है एग सेल। बाहर के जो लेयर हमें दिखाई दे रहा है ये क्या है, स्टेराइल जैकेट लेयर। दो ये अभी एनसीईआरटी पे नहीं दिया है, और अभी जो नया पैटर्न है नीट का वहां पे भी ऐसे क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, बट ये वाला क्वेश्चन जो है ये काफी कॉमन है, काफी पीवाईक्यूज पे आ चुका है। तो हमें याद रखना है ब्रायोफाइट के आर्किगोनिया का स्ट्रक्चर जो होता है फ्लैग शेप्स, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा करेक्ट आंसर। दूसरा सवाल देखते हैं 121, फीमेल सेक्स ऑर्गन ऑफ ब्रायोफाइट इज कॉल्ड, ये तो ऑलरेडी अभी पता चल गया, क्या हो जाएगा, आर्किगोनियम। काफी इजी क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट, टोबैको मोज़ेक वायरस कंटेन, अच्छा टोबैको मोज़ेक वायरस किस पे कॉज करते हैं, प्लांट पे कॉज करते हैं। और हम लोग ने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के चैप्टर पे पढ़ा है ऑलरेडी कि प्लांट पे जब वायरस इन्फेक्ट करते हैं तो उसमें कौन सा जेनेटिक मटेरियल होता है, दैट विल बी सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। तो ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, Which one does not belong to Deuteromycetes? तो अभी हमें इससे जानना होगा, क्लासेस ऑफ फंगस तो सभी को पता है, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड देन द ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो यहाँ पे मैं एक निमोनिक बता देती हूँ ताकि तुम लोगों को थोड़ा इजी हो जाए, क्योंकि एग्जाम्पल जो है ना, एग्जाम्पल काफी इंपॉर्टेंट होता है और इसी में कंफ्यूजन बहुत होता है, क्योंकि इतना सारा एग्जाम्पल कैसे याद रखोगे, डेफिनेट सी बात है।
तो फाइकोमाइसिटीज, ये तुम लोग नोट डाउन करो, और ये मुझे, वैसे तो हम लोग मीट नहीं कर सकते, बट फाइकोमाइसिटीज ये जो भी मैं अभी लिखा रही हूँ तुम लोग लिख के नोट डाउन करो और होमवर्क के हिसाब से कर लेना। फाइकोमाइसिटीज पे राम आता है। राम क्या है अभी देखो, R फॉर राइजोपस, A फॉर एल्ब्यूगो, M फॉर म्यूकर। हो गया लर्न, याद हो गया। नेक्स्ट देखो एस्कोमाइसिटीज। अभी एस्कोमाइसिटीज क्या होता है, हमें तो पता है एस्कोमाइसिटीज क्या होता है, राइट, सेक फंजाई होता है। तो एस्कोमाइसिटीज पे जो फंगस होते हैं वो हो जाएगा पेंसी। पेंसी क्या है भाई, P फॉर पेनिसिलियम, A फॉर एस्परगिलस, N फॉर न्यूरोस्पोरा, C फॉर क्लेविसेप्स, Y फॉर ईस्ट। सही बोला ना, नोट डाउन करो, देखो इंपॉर्टेंट है। बेसिडियोमाइसिटीज, बोल सकते आपू, राम पेंसी आपू, A फॉर एगरिकस, P फॉर पक्सिनिया, U फॉर उस्टिलेगो। सो बता सकते हैं। एंड लास्ट हो गया ड्यूटेरोमाइसिटीज। ड्यूटेरोमाइसिटीज, और ड्यूटेरोमाइसिटीज पे हो जाएगा कैट। कैट, C फॉर कोलियोट्रिकम, A फॉर ऑल्टरनेरिया एंड T फॉर ट्राइकोडर्मा। तो यहां से हमें काफी शॉर्ट हो जाता है, काफी मतलब इतना जो हेडेक होता है ये एग्जाम्पल याद रखने का तो काफी कम जाता है। तभी क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन पे पूछा है कि कौन सा इसमें से कौन सा एग्जाम्पल है जो ड्यूटेरोमाइसिटीज पे नहीं होता है। ड्यूटेरोमाइसिटीज पे कोलियोट्रिकम, ऑल्टरनेरिया एंड ट्राइकोडर्मा ही होता है। तो कोलियोट्रिकम, ऑल्टरनेरिया, ट्राइकोडर्मा तो है ही, तो क्या नहीं है, उस्टिलेगो। तो उस्टिलेगो बता दो इसमें क्या हो जाएगा। उस्टिलेगो किसका एग्जाम्पल था, आपू का। आपू मतलब बेसिडियोमाइसिटीज, तो आंसर उस्टिलेगो है बेसिडियो का। इट इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन 124। अभी 124 देखो ध्यान से। अब ये जो क्वेश्चन है ये भी डायरेक्टली एनसीईआरटी का ही फिगर है, एनसीईआरटी पे फंगस का ही फिगर है, तुम लोग देख सकते हो। तो पहला तो एगरिकस है, एस्परगिलस एंड देन म्यूकर, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा करेक्ट आंसर। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन 125। फ्लोरिडियन स्टार्च स्ट्रक्चर सिमिलर टू, ये तो काफी बार मैंने क्लास पे भी बताया था। तो फ्लोरिडियन स्टार्च होता है किसका, ये होता है रेड एल्गी का। तो रेड एल्गी का जो स्टोर्ड फूड होता है फ्लोरिडियन स्टार्च, their structure is similar to amylopectin and glycogen. So option number 1 will be your correct answer. Isogamous condition with non-flagellated gamete is found in, क्या हो जाएगा, स्पाइरोगाइरा will be your correct answer. फ्यूकस का तो उगेमस होगा, वॉल्वॉक्स का भी उगेमस होता है, क्लेमाइडोमोनस का क्लेमाइडोमोनस इज ए यूनिसेलुलर, तो स्पाइरोगाइरा वहां पे एक्सेप्शन है, जो वैसे भी हम लोग जानते हैं यहाँ पे स्पाइरोगाइरा इज ए फिलामेंटस एल्गी, ग्रीन एल्गी। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये भी तुम लोग देख सकते हो एनसीईआरटी का एल्गी के जो फर्स्ट पोर्शन है वहां पे ही लिखा हुआ है लास्ट लाइन पे। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन 127। एस्टिवेशन ऑफ पेटल्स इन द फ्लावर ऑफ कॉटन इज करेक्टली शोन इन। हमें पता है एस्टिवेशन कॉटन का क्या होता है, ट्विस्टेड, ट्विस्टेड होता है, ट्विस्टेड एस्टिवेशन। तो ट्विस्टेड एस्टिवेशन इसमें से कौन सा है, इसमें से हो गया ऑप्शन नंबर 4, है ना। तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 128 a statement based question। statement देखो, in isobilateral leaf the stomata are present on both the surface of the epidermis। देखो बच्चों एक इंपॉर्टेंट पॉइंट तुम लोग ध्यान से देखना, जब भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होता है ना, स्टेटमेंट बेस्ड डायरेक्टली एनसीईआरटी का ही लाइन होता है। तो
तो हमें क्या करना है ना, स्टेटमेंट बेस पे तुमको ऐसा भी हो सकता है कि स्टेटमेंट कुछ समझ में नहीं आया, स्टेटमेंट 1 और 2 बिल्कुल लिंक ही नहीं हो, ऐसे भी हो सकता है। हमें क्या करना है, हमें चेकआउट करना है एनसीईआरटी का लाइन। एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन जो हमें पढ़ना होता है वो किस लिए, ताकि ऐसे टाइप के स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। तभी देखो यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया है, फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट, ये कंप्लीटली एनसीईआरटी का ही लाइन है। तुम लोग देख लेना, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स जो चैप्टर है वहां पे लिखा हुआ है। तो आइसोबायलेटरल लीफ यानी किसके बारे में बता रहा है, मोनोकॉट लीफ के बारे में। तो मोनोकॉट लीफ के बारे में बता रहा है, इसलिए हम लोग इसको आइसोबायलेटरल लीफ बोलते हैं, क्योंकि दोनों सरफेस सेम होते हैं और इसीलिए दोनों सरफेस पे जो स्टोमाटा होता है वो प्रेजेंट होता है। So definitely in isobilateral leaf the stomata are present on both the surface of the epidermis. ये तो करेक्ट है, सही है। All the veins in reticulate venation are of similar thickness. बिल्कुल नहीं, सिमिलर थिकनेस होता ही नहीं है। सिमिलर थिकनेस होगा किस पे, जब पैरेलल वेनेशन होगा, जो कि इस पे होता है मोनोकॉट्स पे। रेटिकुलेट वेनेशन मतलब तो नेटवर्क लाइक फैशन, नेटवर्क लाइक फैशन जब होता है वेन्स, तब क्या होगा, तब थिकनेस जो होता है वो भी वेरी करता है। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट 2 तो हो जाएगा इनकरेक्ट। तभी इसमें से क्या हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन नंबर 1, दैट इज स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। सिर्फ स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। ठीक है, करेक्ट लिखा है ना सभी ने। चलो नेक्स्ट, next question 129. The morphological nature of the edible part of coconut is, so we know we eat coconut's water and coconut kernel, that white part, right? So both of them are the endosperm, right? So option number 4 will be your correct answer. I hope this is very easy, you have done it correctly. Now let's move on to the next question. The core of cilia and flagella is called as, this is also easy question, exonyme. Remember 9 plus 2 array. So the core of cilia and flagella is exonyme. This is also NCERT line questions. Next question. Presence of almost all type of hydrolytic enzyme is the characteristic feature of. So we know enzymes, it will be answer number 2, lysosomes, because it has hydrolytic enzymes and thus it is called as suicidal bags, right? Option number 2 will be your correct answer. See the next question 132. The term systematic refers to, option number 1, identification and classification of plant, option number 2, nomenclature and identification of plants and animals, option number 3, diversity of kinds of organism and their evolutionary relationships, and option number 4, different kinds of organisms and their classification. So student, you must know the difference between taxonomy and systematic. Always remember the difference between these two. This is very simple. When we study any organism, किसी भी organisms के बारे पे हम लोग जब जानते हैं कंप्लीट, जैसे किसी भी एक मैंगो का या किसी भी अननोन एक प्लांट का अगर हम लोग नॉमेनक्लेचर करते या नेमिंग करते, उसके पहले हमें क्या करना होगा, हमें उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स को करेक्टली आइडेंटिफाई करना होता है, राइट? तो वो जो कंप्लीट ब्रांच ऑफ साइंस होते हैं जिसपे हम ऑर्गेनिजम्स को कंप्लीटली प्रॉपर वे से आइडेंटिफाई करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, एंड देन द नॉमेनक्लेचर इज कॉल्ड एज द टैक्सोनॉमी। तो टैक्सोनॉमी एक ब्रांच ऑफ बायोलॉजी होता है जिसपे हम स्टेप्स तो ऑलरेडी तुम लोग ने देखा है, एनसीईआरटी लिविंग वर्ल्ड के चैप्टर पे लिखा हुआ है। कैरेक्टराइजेशन, कैरेक्टराइजेशन आता है यहाँ पे, आइडेंटिफिकेशन आता है, देन क्लासिफिकेशन एंड देन द नॉमेनक्लेचर। ये सारा स्टेप आता है टैक्सोनॉमी पे। तब सिस्टमेटिक क्या होता है? सिस्टमेटिक लैटिन वर्ड से लाया गया है सिस्टेमा। सिस्टमेटिक मतलब सिस्टमेटिकली अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। इस पे हम लोग क्या स्टडी करते हैं? इस पे हम लोग स्टडी करते हैं टैक्सोनॉमी के साथ साथ
हम स्टडी करते हैं ऑर्गेनिज्म का फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स, यानी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप स्टडी करते हैं। तो सिस्टमेटिक हम लोग बता सकते हैं इट इज टैक्सोनॉमी प्लस फाइलोजेनी। टैक्सोनॉमी प्लस फाइलोजेनी होता है सिस्टमेटिक। तो अभी देखो फाइलोजेन तो हमें ऑलरेडी पता है क्या है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स। ठीक है, तो बताओ जरा अभी क्या हो जाएगा आंसर। तो आंसर हो जाएगा 3। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, see the next question 133, what indicates A in the below figure। तो ये तो काफी इजी है, एनसीईआरटी पे डायरेक्टली ये लिखा ही हुआ है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट्स के चैप्टर पे। तो बताओ क्या लिखा है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर पॉलन ग्रेन्स। काफी इजी सा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का डायग्राम है। ओके, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन 134। क्वेश्चन लिखा है अभी सेम फिगर बेस्ड क्वेश्चन है, हमें क्या करना है, लेबलिंग करना है। तो हम देखते हैं यहाँ पे क्या क्या लिखा है। ये तो हो गया प्ल्यूमुल, एम्ब्रायो का स्ट्रक्चर है, प्ल्यूमुल हो जाएगा, कॉटिलेडन हो जाएगा, डाइकॉट है, कॉटिलेडन हो जाएगा, इट्स अ डाइकॉट, लेट मी राइट इट हियर, ये डाइकॉट है। ठीक है, कॉटिलेडन्स होता है, उसके बाद होता है ये स्वेलन पार्ट हो जाएगा हाइपोकोटाइल, हाइपोकोटाइल, उसके बाद हो जाएगा रेडिकल, और रेडिकल जो फ्यूचर रूट फॉर्म करते हैं जिसके नीचे होता है रूट कैप। तो क्या हो जाएगा आंसर, देखो ऑप्शन तो अभी तुम लोग देख ही रहे हो, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, 134 एनसीईआरटी पे डायग्राम दिया है, तुम लोग फिर से देख सकते हो, दोबारा से अगर चाहते हो तो फिर से देख सकते हो। 135 आइडेंटिफाई ए एंड बी इन दिस फिगर। तो अभी इस फिगर पे तुम्हें बताना है कि ये जो स्ट्रक्चर, ये डायग्राम दिया है, तुम लोग देखोगे ये भी एनसीईआरटी का डायग्राम है। ए जो दिया है ये क्या है, ये दोनों है पॉलन ग्रेन, ये है पॉलन ग्रेन, और बी जो है ये क्या है, मेल गैमेट। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन विल बी 1। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 136 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1, द मेम्ब्रेन ऑफ द एरिथ्रोसाइट हैज अप्रोक्सीमेटली 52% प्रोटीन एंड 40% लिपिड। नेक्स्ट लिखा है स्टेटमेंट 2, द रेशियो ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड वेराई कंसिडरेबली इन डिफरेंट सेल टाइप। तो बच्चों देखो ये जो दोनों स्टेटमेंट है दोनों ही करेक्ट है, क्योंकि एनसीईआरटी का लाइन है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा करेक्ट आंसर, दैट इज स्टेटमेंट नंबर 1 एंड 2 बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट 137, कैमिलो गोल्गी फर्स्ट ऑब्जर्व डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर नियर द न्यूक्लियस। एनसीईआरटी लाइन सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, गोल्गी बॉडीज जो टॉपिक है वहां पे देखो पहला लाइन ही लिखा हुआ है, these structures were named Golgi bodies after him, सेकेंड लाइन। तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। तो क्या हो जाएगा, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट, आप रिकॉग्नाइज द फिगर एंड फाइंड आउट द करेक्ट मैचिंग। अभी यहाँ पे तुम लोग आई होप थोड़ा डिस्टिंक्ट हो रहा है, तुम लोग एनसीईआरटी डायग्राम भी देख सकते हो, क्वेश्चन पेपर पे देखो। तो यहाँ पे ए बी एंड सी, दिस इज द ए बी एंड सी। तो हमें बोलना है कि कौन सा फिगर है। तो पहला जो फिगर दिखा रहा है ये तो अर्ली प्रोफेज का है, लेट प्रोफेज एंड देन ट्रांजिशन टू मेटाफेज। एनसीईआरटी फिगर है, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन। ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1। 139, the process of pairing of the chromosome is called synapsis. Yes, it's correct. Next क्या लिखा है देखो, synapsis occur during leptotin stage. No, क्या हो जाएगा,
जाइगोटीन, है ना, जाइगोटीन हो जाएगा। सारा फेज को लर्न करने के लिए एक निमोनिक तो सुना ही होगा, लाओ जरा पानी दे दो, ठीक है। ये तो सुना ही होगा काफी लोगों ने। एल फॉर लेप्टोटीन, लेप्टोटीन, लेप्टोटीन पे तो कुछ होता ही नहीं है, कम्पैक्टली पैक्ड होता है क्रोमोसोम्स। जेड फॉर जाइगोटीन, जाइगोटीन पे क्या होता है, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स होता है। पी फॉर पैकाइटीन, जहां पे क्रॉसिंग ओवर होता है। डी फॉर डिप्लोटीन, and last that is the terminalization of chiasmata dikinesis। तो ये सारा फेज हमें लर्न करना है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन एंड देन डाइकाइनेसिस। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा, बिकॉज ऑप्शन नंबर 1 पे लिखा है कि स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। स्टेटमेंट 2 तो डेफिनेटली करेक्ट नहीं होगा, जाइगोटीन होना चाहिए था, लेप्टोटीन लिख के रख दिया, राइट। See the next question, 140. Crossing over leads to recombination of genetic material on the two chromosomes. Correct है? Crossing over is the exchange of genetic material between two homologous chromosomes. ये भी correct है। NCERT का लाइन है, NCERT का लाइन तुम लोग ढूंढो, प्रोफेस 1 मैं बता भी दे रही हूँ, पेज नंबर तो याद नहीं है, पेज नंबर खुद से निकालो। प्रोफेज 1 वाला जो टॉपिक है उसके लास्ट लाइन पे ही देखना तुम लोग, ये दोनों ही लाइन लिखा हुआ है, ये पहले लिखा है उसके बाद वो लिखा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बताओ, स्टेटमेंट 1 and 2 बोथ आर करेक्ट। ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट आंसर। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउस फ्लाई बिलोंग्स टू डैश फैमिली। ये तो काफी इजी है चैप्टर 1 से। सो क्या हो जाएगा, मुस्किडी, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 142। 142 पे दिखा रहा है काफी सारा एग्जाम्पल, हमें इसका मैच द फॉलोइंग करना है, तो चलो करते हैं। कैनिस तो कैनिडी, फेलिस फेलिडी, कैनिस डॉग, डॉग का फैमिली क्या होता है, कैनिडी। फेलिस कैट का होता है तो कैट का हो जाएगा फेलिडी। होमो का तो होमिनिडी, मुस्का हाउस फ्लाई मुस्किडी। तो क्या हो जाएगा 3142, 3142, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा करेक्ट आंसर। सभी ने सही किया है ये। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन 143। Gorilla and tiger belongs to the same class. Yes, they belongs to Mammalia. They belong to the class Mammalia. Statement number 2, Primata and Carnivora included in Mammalia. Yes, वो तो correct है। Gorilla, monkey, gibbon, ये सब क्या है, Primata है। Tiger, lion, ये सब क्या है, Carnivora है। तो दोनों को ही हम लोग कहाँ पे रखते, कौन सी क्लास पे, that is Mammalia। तो ऑप्शन नंबर 3, बोथ द स्टेटमेंट इज करेक्ट। स्टेटमेंट 1 and 2 बोथ आर करेक्ट, ठीक है। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पैरासाइटिक प्लांट। पैरासाइटिक प्लांट बोला है बच्चों, तुम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के प्लांट किंगडम के टॉपिक पे देखो, लिखा हुआ है ब्लैडरवर्ट और वेनस फ्लाईट्रिप इज अ इंसेक्टिवोरस प्लांट, और कस्पुटा होता है दैट इज द पैरासाइटिक प्लांट। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर विल बी 3 हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 145, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर सिलाजिनेला। तो अब देखो सिलाजिनेला तो हमें पता है इट इज ए हेटेरोस्पोरस, एक टेरिडोफाइट से हेटेरोस्पोरी होता है, स्ट्रॉबिलस प्रेजेंट होता है, उस पे काफी छोटा छोटा लीफ होता है, तो माइक्रोफिल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 146, इन जिम्नोस्पर्म्स ओव्यूल्स आर इक्विवेलेंट टू विच स्ट्रक्चर। ओव्यूल्स को हम लोग मेगास्पोरेंजिया बोलते हैं,
एनसीईआरटी का लाइन है न्यूक्लियस इज एनक्लोज्ड। हाँ, तो वहां पे तुम लोग देखना एनक्लोज्ड का मतलब हो रहा है इंटीग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंचिया, जिसका मतलब होता है ओव्यूल। तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अमॉन्ग द फॉलोइंग सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। हमें करेक्ट वाला स्टेटमेंट निकालना बाकी है, तो यहां से तुम लोग ध्यान से देखो। अभी यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट दिखाना है। पहला स्टेटमेंट बताया है द स्टेम ऑफ पाइनस इज अनब्रांच। नहीं, ये तो अनब्रांच नहीं होता है, ये क्या होना चाहिए था, ब्रांच होना चाहिए था, तो ये करेक्ट नहीं है। द स्टेम ऑफ साइकस इज ब्रांच। नहीं, ये तो अनब्रांच है, ये भी करेक्ट नहीं है। पिनेट लीव्स आर फाउंड इन साइकस, क्या होना चाहिए था, ये तो साइकस, अभी मैंने बोल ही दिया है, तो दे आर पिनेट लीव्स आर फाउंड इन साइकस होना चाहिए था, नॉट पाइनस, ये भी गलत है। लास्ट स्टेटमेंट द स्टेम ऑफ सेड्रस आर ब्रांच्ड, यही एक लौता सा ऑप्शन है जो करेक्ट है। तो हमें तो निकालना है ना करेक्ट स्टेटमेंट, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो सभी ने लिखा होगा 147 का 4। नेक्स्ट, in which of this plant the diploid stage of their life is dependent on the haploid stage। अब देखो प्लांट के लाइफ साइकिल पे 2 फेजेस होते हैं, एक होता है गैमेटोफाइट फेज, गैमेटोफाइट्स को हम लोग हैप्लॉइड बोल सकते हैं ना, क्योंकि गैमेटोफाइट तो गैमेट प्रोड्यूस करेंगे, और गैमेट जो होता है वो क्या होता है, हैप्लॉइड होता है ना, ये तो हो जाएगा हैप्लॉइड, बता सकते हैं हम लोग हैप्लॉइड। स्पोरोफाइट जो होते हैं वो क्या होगा, वो तो डिप्लॉइड ही होता है ना। तब यहां पूछा है कौन सा डिप्लॉइड स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल इज डिपेंडेंट। डिप्लॉइड स्टेज मतलब क्या बोल रहा है, स्पोरोफाइट इज डिपेंडेंट। मैं यहां पे लिख के देती हूं, तुम लोग ध्यान से देखो। स्पोरोफाइट इज डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट। अभी बताओ जरा, इसमें तुम्हें जानना होगा कौन किसका डोमिनेंट होता है फेस। तो पहला ऑप्शन मर्केंशिया, हमें तो पता है कि मर्केंशिया इज अ ब्रायोफाइट, ओके, फिर भी हम लोग देख लेते हैं। बाकी पाइनस, साइकस, एडियंटम नहीं होगा, टेरिडोफाइट्स होता है, टेरिडोफाइट पे तो मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट होता है, राइट। हिबिस्कस तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट, वो भी स्पोरोफाइट ही हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, मर्केंशिया। मर्केंशिया हो जाएगा करेक्ट आंसर, क्योंकि मर्केंशिया क्या है, एक ब्रायोफाइट से, राइट। सो ऑप्शन नंबर 1 विल बी योर करेक्ट आंसर। सही क्या ना सभी ने, गुड। 149, अभी यहां से देखो क्वेश्चन नंबर 149 पे तुम लोग देख सकते हो, फिर से मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है। तो हमें निकालना है करेक्ट आंसर। एल्यूरन लेयर, न्यूट्रिशन, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, सीडलेस फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, ओव्यूल सीड का फॉर्मेशन करते हैं, एंडोस्पर्म किसका रिजल्ट है, डबल फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट है। तो 2 1 4 3 ऑप्शन नंबर 2 सही किया ना सभी ने। 149 का 2 हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 150 का तुम लोग फिर से देखो, यहाँ पे फिर से तुम्हें मैच द फॉलोइंग करना है, टाइप ऑफ फ्लावर एंड विद द एग्जाम्पल। तो अभी फिर से करते चलो। जाइगोमॉर्फिक हो जाएगा केशिया, हाइपोगाइनस हो जाएगा मस्टर्ड, पेरीगाइनस हो जाएगा प्लम, रोज एंड पीच, एंड इपिगाइनस हो जाएगा क्यूकम्बर। सही है ना। सही क्या है, तो क्या लिखा होगा 3 1 2 एंड 4, तो ऑप्शन हो जाएगा 2 करेक्ट आंसर, राइट। सो यही सभी ने करेक्ट किया होगा, राइट, ओके ओके। तो दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर मेगा स्टैटिक 1। तो आई होप तुम लोग ने सभी ये करेक्ट किया होगा, है ना। सारा आंसर तो काफी इजी पेपर था, तो कंसेप्चुअल था, एनसीईआरटी बेस्ड था,
तो ऐसे ही क्वेश्चन फाइनल पे भी आने वाला है, ठीक है। तो कीप प्रैक्टिसिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम। थैंक यू।